नाजली क्या? हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे भी अधिकार, और न्याय के तकाजे पर जब सर्वाधिकार, फिर क्यों माननीयों को विशेषाधिकार? नाइंसाफी। जी, और हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये नाइंसाफी क्यों? जो माननीय आम लोगों के वोट के जरिए माननीय बनते हैं, जो खास होते हैं, आम लोग जो आम होते हैं, आम लोग उन्हें खास बनाते हैं। खास बनते ही जब वो गणमान्य माननीय होते हैं तो विशेषाधिकार आता है। विशेषाधिकार की जो अवधारणा है, क्या आम आदमियों के साथ वो नाइंसाफी नहीं? अग्रवाल साहब, एक जनप्रतिनिधि अगर अपराध करे तो क्या अपराध कम हो जाता है? निश्चित रूप से कानून की नजर में सब समान होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है, उस आदेश का निश्चित रूप से हम लोग पालन करते हैं, स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो भी बहस आपने शुरू करी है, उस बहस के अंजाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे, और कई अवधारणाएं इस नए जमाने में बदल ली हैं। उस बदलने की शुरुआत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करी है, और इस बात की भी आवश्यकता है सभी राजनीतिक दल इस संबंध में एक समानता का व्यवहार करते हुए अपने अपने विचार सबके सामने रखें। ये व्यापक बहस आपने शुरुआत करी है, व्यापक बहस का अंजाम फैसला भी आया नहीं। अग्रवाल साहब, एक बहुत मासूम सा सवाल है मेरे पास, खास आपके लिए। जी, मैं बहुत हैरान हूं। हुक्म नहीं, मैं बहुत हैरान हूं, नहीं बहुत अदब से, हुक्म नहीं, अदब से। मैं बहुत हैरान हूं कि इस देश के सियासतदानों ने दुनिया भर पर गौर किया, ईरान पर गौर किया, अफगानिस्तान पर गौर किया, पाकिस्तान पर गौर किया, नाना प्रकार के विद्याओं पर में पारंगत हुए, लेकिन दो मसाइलों पर कभी गौर नहीं किया। एक आप जेल में बंद हैं तो वोट नहीं डाल सकते, लेकिन आप चुनाव लड़के एमपी एमएलए हो सकते हैं। ये विसंगति दूर हो, इसकी मांग कभी क्यों नहीं उठाई सियासी जमात ने? एक। और दूसरा, अगर सरकारी प्राइमरी स्कूल का मास्टर निकाल दी, बर्खास्त हो जाएगा नौकरी से दोष सिद्ध होने के बाद, तो विधायक जी मजा क्यों करें 5 साल? इस विसंगति को क्रिमिनल लॉ में दूर करने के लिए मांग क्यों नहीं उठी कभी? क्योंकि कानून तो आप ही बनाओगे, संविधान तो आप ही बदलोगे, हम तो बदल नहीं सकते यहां स्टूडियो में। देखिए, देश काल और परिस्थिति के अनुसार कई अवधारणाएं बदलती हैं, और बहस ने तो ऐतिहासिक दिशाएं इस देश की तय करी हैं, दुनिया की तय करी हैं। एक नई बहस का आरंभ हुआ है। और अच्छा अग्रवाल साहब, किस देश काल में ये चीज अच्छी थी? किस देश काल में ये चीज अच्छी थी कि अब देश काल के कारण अभी अच्छी रही होगी? कानून के निर्माताओं ने जब बनाई थी, हो सकता है उनकी नजर तब ना गई हो, और अब दिए तले अंधेरा भी हमारे यहाँ होता रहा है, दिए तले अंधेरा रहा है। विनोद बटवाल शुरुआत हुई है, विनोद बटवाल साहब, दिया तले, चिराग तले अंधेरा इतना ना हो कि हर किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और माननीय मौज करते रहे। सवाल ये भी तो है। माननीयों की जो मौज है, अमिताभ जी जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जो सवाल नेताओं को उठाने चाहिए, जो सवाल जनप्रतिनिधियों को उठाने चाहिए, मुझे खुशी है कि आपके चैनल ने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हर पार्टियों को भी ये करना पड़ेगा कि वो टिकट ही ना दें इन लोगों को जो मान्य बन रहे हैं। थोड़ा सा दिल बड़ा करके, हो सकता है उसमें कुछ लोग फ्री लोग भी कट जाएं, हो सकता है उसमें वो भी कट जाएं जो जीत सकते हो, परंतु हम ये चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज भी है उनको भी इसमें आगे आकर के जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म तो है ही है। विनोद भाई, अगर 1 सेकंड की इजाजत दीजिए, आपसे अनुमति लेके 1 सेकंड के लिए इंटरव्यू करूंगा। मैं इसके पक्ष में नहीं, हमारे अनुभव बड़े कड़वे हैं, राजनीतिक दलों के हाथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मोहर सिंह, माधव सिंह, तहसीलदार, फूलन देवी, शहाबुद्दीन, सूरजभान सब एमपी हो जाएंगे। माफ करिए महाराज, ऐसा नहीं कहिए। नहीं, हमने देखा राजनीतिक नेतृत्व की विजडम को इस देश में, देखा है। कानून होना चाहिए जो आपको निषेध करे, आपकी विजडम पर नहीं छोड़ सकते। देखा हमने, सूरजभान, शहाबुद्दीन, सब लोग, तस्लीमुद्दीन, फूलन देवी सांसद हुए आके लोकसभा में, जो हत्या के आरोप सिद्ध अभियुक्त थे।
और आपकी पार्टी के ऐसे बहुत सारे मैं लोग अभी भी हैं disagree जो यूपी में मंत्री हैं, मैं 48 में आपकी तो बात 26 से- दागी हैं, लेकिन मंत्री हैं, माननीय हैं, सलाम ठोकने के लिए मजबूर है पूरा प्रशासन मशीनरी। ऐसा है, मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। हाँ। मेरा एक ये सुझाव है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक जिम्मेदारी के साथ सुझाव है। अरे उनको क्या भी क्या पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या ये बताने की जरूरत है? राजनेताओं को पता नहीं है ऐसा कि इस है। देश का विकास करना सरकार की अतुल जी, जिम्मेदारी है। अतुल जी, समय के अनुसार धीरे धीरे चांदी समय की आता है। चम्मच से नेताओं को नहीं, कब नहीं, तक नहीं, चिताया जाएगा? गांधी जी, जयप्रकाश और लोहिया और नरेंद्र देव सब बता गए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों ऐसा ने है तो ना? उनकी किताबें रद्दी में बेच दी। सुन तो लो आप, देखो धीरे धीरे करके हर जगह अमेंडमेंट आता है, हर चीज में अमेंडमेंट आता है। ये नहीं हो सकता कि जो हम पहले थे वो एज इट इज यहाँ पर तो आप लोग अभी भी लाने को तैयार नहीं है। अदालत का डंडा और आम लोगों की मोमबत्ती अगर नहीं, अगर ना मैं- चले मैं- तो आप लोग कुछ ना करो। नहीं, उसको तो हम चाहते ही हैं, अदालत का सख्त डंडा हो, ऐसा डंडा हो कि जो माननीय लोग हैं वो इस बात का गलत यूज ना कर सके और आम जनता और उस पे कोई अंतर नहीं होना चाहिए। विनोद भाई, क्योंकि आम जनता ही, अच्छा वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाई उन्हें फर्स्ट कैटेगरी का क्यों सिटीजन बना रहे हैं? जब लॉ कहता है कि हमारे सामने सब बराबर है तो कानून भी उसी ढंग से होना चाहिए। तो क्यों कानून वो बनाते सजा तो आप ही पाने लोग के हो ना, बाद- इसीलिए सवाल आपको उठ रहे हैं। अब नहीं, वो तो जैसा अब तक हुआ वो हुआ, पर जो पार्लियामेंट में बहस, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, वो हम ये कहना चाहते हैं कि उसका जो रिजल्ट है एक सकारात्मक है और पूरे देश में उसकी एक अच्छा संदेश जाए, तो कम से कम जो इस प्रकार के लोग हैं जन लोकपाल उनके लिए- तो तड़प रहा है अभी तक। अतुल, विनोद जी, कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक और टिप्पणी की, वो भी आप सब वक्ताओं के दिमाग में रहे तो बहस सार्थक होगी, इसलिए मैं वो सबकी नजर करूंगा। जस्टिस ने कहा कि हमको संशय है, उसकी उनके शब्द में कोट कर रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने कहा हमको संशय है कि जिस लोकसभा में 274 लोग टेंटेड हैं, वो इस ढंग का कानून कभी पास होने देंगे क्या? ये कह के जज ने अपनी बात समाप्त की। और ये उनका बहुसंख्यक ऑब्जर्वेशन है और मैं बहुसंख्यक उस हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ हूं। 272 पर सरकार बनती है, 274 दागी हैं। हाँ, और बहुसंख्यक है ये मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, और कोर्ट जो कह रहा है एक ना एक दिन देश की जनता भी वही कह रही है, और धीरे ना धीरे ये बिल्कुल मैं मानता ठीक हूं है, आप ठीक है। जैसे केटीएस तुलसी साहब जुड़ गए हमारे साथ। आप संविधान विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील हैं। तुलसी साहब, समाचार पक्ष पर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तुलसी साहब, ये एक बड़ी भारी विडंबना है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका के तहत सामने आई। विडंबना ये है कि अगर हम और आप आम हैं तो जो लोग हमारे आपके वोटों से चुनकर मंत्री, विधायक, सांसद बनते हैं वो विशेषाधिकार क्यों लें, वो माननीय क्यों हो जाएं? अगर वो अपराध करते हैं और हम अपराध करते हैं तो दोनों में विभेद क्यों हो? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है आखिरकार उसमें सुधार की गुंजाइश क्यों नहीं है? जी मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि जो भी पहले कानून ये था कि अगर अपील पेंडिंग है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, इस बात के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट को अपनी जजमेंट जो है वो रिकंसिडर करनी चाहिए कि अगर आम आदमी जिसकी कन्विक्शन हो जाती है वो डिस्क्वालिफाइड है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो जो एमपी है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एमपी है और उसकी कन्विक्शन हो गई है, मगर अगर अपील फाइल है कर दी है और अपील पेंडिंग है तो उस वजह से वो कंटिन्यू कर सकते हैं और इलेक्शन लड़ भी सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, क्या जो हमारा कानून है, जो मौजूदा कानून है, बिना संविधान को बदले, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरप्रेट किया डिस्क्वालिफिकेशन को तो कन्विक्शन का मतलब ये निकाला गया कि फाइनली कन्विक्टेड। जब अपील वगैरह भी फैसला हो गया तभी कन्विक्शन मानी जाएगी। हाँ,
मगर जो आम आदमी है उसके लिए तो कन्विक्शन ही मानी जाती है। हाँ, सवाल यही तो है, तुलसी सवाल इसी जगह पर है। तुलसी साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, नारीमन साहब उसको प्लीड कर रहे थे, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल लॉ में सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो MP हो, और 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। सरकार से तो जवाब मांगा है, मगर बड़ी खंडपीठ बैठनी पड़ेगी, बड़ा बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसमें उसकी सुनवाई होगी और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं बात बनेगी, क्योंकि जो 5 जजेस का फैसला है उसको 5 से ज्यादा जजेस ही कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए अभी तो सिर्फ ये है कि जनहित याचिका के ऊपर सिर्फ नोटिस हुआ है, मगर इसको ओवरटर्न करने के लिए अभी बहुत स्वाभाविक है, लार्जर बेंच में जाना होगा, स्वाभाविक है, ये एक प्रक्रिया है और ये यहाँ भी लागू होगी। नहीं तुलसी साहब, लेकिन ये कदम उठाया जाना, इस पॉइंट पर चर्चा होना, आम लोगों के द्वारा ये सोचा जाना और माननीयों के इस विशेषाधिकार के ऊपर सवाल उठाया जाना भी इस देश में ये बहुत महत्वपूर्ण क्रांति के आसार हैं। हाँ, महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरे रूप से इसको लागू किया जा सकेगा। हाँ। मगर तभी लागू होगा जब जो बड़ी खंडपीठ है वो इसकी सुनवाई करेगी। स्वाभाविक है। तुलसी साहब, एक सवाल मेरा और है। सवाल मेरा ये है कि क्या सैद्धांतिक तौर पे ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी निचली अदालत ने किसी माननीय को या किसी दूसरे व्यक्ति को, आम व्यक्ति को अगर दोषी करार दिया है तो वो तब तक दोषी माना जाए जब तक ऊपरी अदालत से उसे एक्विटल ना हो जाए। लेकिन यहां पर होता उल्टा है, निचली अदालत दोषी करार देती है, वो एप्लीकेशन दायर करते हैं ऊपरी अदालत में और निर्दोष बने घूमते रहते हैं। क्या ये दिक्कत है? यही बात है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया, जो न्याय की प्रतिक्रिया है वो इतनी लंबी चलती है। हाँ। कि 15 साल 20 साल तक अपील का फैसला होता नहीं। हाँ। और हाई कोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। हाँ। तो इसीलिए ये संभव नहीं है, और अगर कन्विक्शन हो गई है तो उसका मतलब ये होगा कि जब तक वो कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं होती, हाँ, उसकी एक्विटल नहीं होती, तब तक उसको डिस्क्वालिफिकेशन माना जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर ऊपरी अदालत से वो ओवरटर्न हो गई और एक्विटल हो गया, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ निचली अदालत ने उसको दोषी करार दिया, वो व्यक्ति कोर्ट में जाके ये कहेगा कि हमको इसका कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि हमने 10 साल तक दोषी की तरह जीवन जिया। वो भी एक पेच है। नहीं, वो तो है ही है। जो बाकी लोग दोषी जो कन्विक्ट हो जाते हैं, हाँ, उनकी अपील पेंडिंग होती है, मगर वो भी तो वैसे ही दोषी का ही जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, हाँ, इसमें उनकी कोई खास व्यवस्था नहीं है। हाँ। जी, बहुत धन्यवाद आपका KTS तुलसी साहब, मशहूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मशहूर वकील हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर निचली कोर्ट किसी को दोषी करार देती है तो वो अपने आप को दोषी क्यों ना माने, वो लेकिन निर्दोष मानता है। वो कहता है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे, जब तक सजा माफी के लिए मैं राष्ट्रपति तक न चला जाऊं, तब तक मैं दोषी नहीं। बह रही भाई, गंगा उल्टी बह रही है, तब तक मैं दोषी नहीं। अतुल जी जी बोलिए, प्लीज बोलिए मुन्ना जी। अतुल जी, मैं मूल बात पे आता हूं जिसको अमिताभ जी ने जिक्र किया था। हाँ, हाँ। शायद वो पूरे चर्चा से निकल रहा है। हाँ। बुनियादी सवाल यह है कि कानून के सामने हम व्यक्ति व्यक्ति में भेद क्यों करें? ठीक बात है। कानून के सामने व्यक्ति व्यक्ति में भेद का इजाजत हमारा संविधान देता है कि नहीं देता है? एक लेजिस्लेटर रहा हूं, इस नाते उस सवाल को ज्यादा मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया है 6 दिसंबर की अयोध्या के केस में। हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम संविधान संशोधन में बहुत सारी चीजें ला सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसको संविधान संशोधन से भी हम बदल नहीं सकते। और इक्वेलिटी बिफोर लॉ इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। This provision, this demand of the Indian Constitution cannot be amended by even the Constitutional Amendment Act. ठीक बात है। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं, इससे जो अभी KTS साहब ने भी कहा, उससे पहले आपने कमाल फारूकी साहब से भी कहा, बुनियादी सवाल यह है, RPA का सेक्शन 8(4)
कि कंट्रोवर्सी जो पीआईएल जो ये एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कंट्रोवर्सी रेज हुई वो ये है कि एक व्यक्ति को कहते हैं कि उसको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जब तक उसका एक्विटल नहीं हो सकता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी तरफ जो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपीज है, आरपीए उनको संरक्षण देता है कि जब तक उनका फाइनल कन्विक्शन नहीं हो जाता, मीनिंग देयर बाई जब तक सुप्रीम कोर्ट तक से उनका कन्विक्शन नहीं हो जाता है ना, कंट्राडिक्टरी है, नहीं हटेंगे। ये कंट्राडिक्टरी अरेंजमेंट्स हैं, सामने विसंगति है।